हेलो दोस्तों, आज मैं अपनी स्कॉर्पियन को लेकर जा रहा हूँ हैदराबाद की तरफ नागपुर से। और जो रास्ते से मैं जा रहा हूँ उस रास्ते के बारे में मैं आपको थोड़ी सी गाइडेंस दूंगा इस वीडियो में कि कौन से रूट लेकर के जा रहा हूँ, रोड्स कैसे हैं, माइलेज क्या मिलता है, गाड़ी का एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहता है, अच्छे रोड और बुरे रोड पर कैसा कैसा एक्सपीरियंस मिलता है, गाड़ी को संभालने में मुझे क्या क्या दिक्कतें आई या फिर नहीं आई, कितना ज़्यादा मज़ा आया, ओवरऑल माइलेज कितना मिला ये तो मैं बताऊँगा ही। और इस गाड़ी के साथ जाने का क्या बेनिफिट रहा कंपेयर टू मैं पिछले साल जो क्रेटा लेकर के गया था, जो कि फ्रंट व्हील ड्राइव और मोनोकॉक चैसी वाली एक छोटी गाड़ी है, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें अगर आपको इस रूट पर ट्रैवल करना है या फिर आप स्कॉर्पियो एन जैसी बड़ी गाड़ी के साथ में लॉन्ग टूर करने वाले हो तो कंफर्ट रिलेटेड आइडिया आपको आ जाए, तो उसके लिए भी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, नागपुर से हैदराबाद जाने के लिए हमें वर्धा रोड होते हुए जाना होता है और चंद्रपुर से थोड़ा पहले जाम नाम का एक एरिया आता है जहां से आपको राइट टर्न ले लेना है ताकि आप आदिलाबाद होते हुए जा सको। यहाँ आपको थोड़ा सा बेटर रोड मिल जाएगा। वैसे मैंने चंद्रपुर तरफ से जाने वाला जो रास्ता है वो देखा नहीं है, बट ये रोड मुझे बुरा नहीं लगा। पिछले साल मैं क्रेटा से गया था तभी भी मैं इस रूट से आया था, और जब मैं अभी स्कॉर्पियो एन से जा रहा हूँ तभी मैं इस रूट से आ रहा हूँ। यहाँ पर आपको शुरू में गड्ढे देखने के लिए मिलेंगे बहुत ज़्यादा। जैसे अगर आप जाम से क्रॉस हो चुके हो उसके बाद में आप आदिलाबाद की तरफ बढ़ रहे हो तो कम से कम 50 किलोमीटर के दायरे में आपको छोटे छोटे गड्ढे दिख सकते हैं। पिछले साल जब मैं आया था तब यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े और गहरे गड्ढे थे जिसकी वजह से छोटी छोटी हैचबैक के बम्पर तक टच हो जा रहे थे और किसी का बम्पर तो थोड़ा सा निकल भी गया था। वो सब चीज़ें मैं एक्सपेक्ट करता था कि आज भी मुझे देखने मिलेंगी और वहाँ से मैं इस गाड़ी को ड्राइव करके देखूंगा कैसा मजेदार एक्सपीरियंस रहता है। बट अनफॉर्चुनेटली एंड फॉर्चुनेटली भी वो रोड्स अब रिपेयर हो चुके हैं और गड्ढे जो हैं वो ज़्यादा बड़े बड़े नहीं रहे हैं। अभी छोटे छोटे गड्ढे जो है थोड़े से डिस्टर्बिंग लगते हैं पर बहुत ज़्यादा गाड़ी को तकलीफ नहीं होने देते हैं। इस पूरी ट्रिप के बाद में मुझे अपनी गाड़ी को थर्ड सर्विस के लिए भी लेके जाना है क्योंकि ऑलरेडी 19,500 किलोमीटर प्लस मैं इस गाड़ी को चला चुका हूँ एक साल में, और अब मुझे 20,000 प्लस किलोमीटर होते ही थर्ड सर्विस करवानी है। तो इस वीडियो के बाद आपको थर्ड सर्विस का वीडियो भी मेरा देखने के लिए मिलेगा जो कि नागपुर के उन्नति सर्विस सेंटर में आपको दिखाऊंगा। अब आपको इस रास्ते पर देख के पता चल ही रहा है कि जो छोटे छोटे गड्ढे आए हैं और थोड़े थोड़े बड़े गड्ढे भी आए हैं उसमें गाड़ी हिल जाती है थोड़ी सी, तो मालूम पड़ता है कि गड्ढों का जो इम्पैक्ट है पॉट होल्स हम कितने ज़्यादा गहरे हैं। खैर हमारे वीडियो का ये टॉपिक नहीं है कि गड्ढे कितने हैं यहाँ पर, बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये वाले रूट पर ये जो तकलीफ वाला रास्ता है ये थोड़ा सा ही है। इसके बाद में स्पेशली आदिलाबाद के बाद में जो रास्ते आपके लिए शुरू हो जाएंगे वो बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे और वहाँ पर हाई स्पीड पर भी गाड़ी चलाई जा सकेगी। मज़ा ज़्यादा होगा, कंफर्ट ज़्यादा होगा, व्यू भी अच्छा आएगा। रुकने के लिए स्पॉट्स कम होंगे, खाने पीने की जगहें थोड़ी कम होंगी, लेकिन जितनी भी जगह मिलेंगी आपको वहाँ पर आप थोड़ा सा रिलैक्स ज़रूर कर पाओगे और ओवरऑल जो जर्नी है वो उतना बोरिंग नहीं होगा। इसी गाड़ी के साथ में मैंने एक ट्रैवल और भी किया था रिसेंटली जिसमें मैंने आपको व्लॉग में बताया था। इंदौर जाने के टाइम का जो रास्ता था उसके कंपैरिजन में ये वाला रास्ता थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है, कंफर्टेबल भी है। यहाँ पर फैमिली को उतनी दिक्कतें नहीं आती। वैसे तो दिक्कतें इस गाड़ी में किसी भी रास्ते पर आप जाओ आपको आनी नहीं है। दिस व्हीकल इज़ वेरी वेरी केपेबल। 2.2 लीटर का एमहॉक डीजल इंजन इस गाड़ी में है, टर्बो चार्ज, और इसके साथ में मुझे ऑटोमेटिक और 4x4 भी मिला है, मैंने अपनी इस गाड़ी में लिया हुआ है। तो मुझे ओवरऑल एक्सपीरियंस, पावर और कैपेबिलिटीज बहुत ज़्यादा अच्छी मिल जाती है। इस पूरी ट्रिप में मुझे बारिश का मौसम कहीं दिखा नहीं, इस वजह से वेट रास्ते मिले नहीं और ख़राब रास्ते भी बहुत ज़्यादा बुरे नहीं थे, तो मैंने 4x4 कहीं यूज़ ही नहीं किया। 4x2 यानी कि रियर व्हील ड्राइव पर मैंने गाड़ी को पूरी तरह से ड्राइव किया है। थोड़ा सा माइलेज मेरा और बच गया, बहुत ज़्यादा अच्छा फिर भी नहीं हुआ। ओवरऑल 9.5 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मैंने लिया है क्योंकि मेरी जो ड्राइविंग थी 120-140 की स्पीड पर मैक्सिमम टाइम में क्रूज़ कर रहा था। ज़्यादा अगर रास्ता ख़राब लगा या थोड़ा सा ट्रैफिक प्रोन लगा तो 80-100 की स्पीड मैंने बहुत देर तक मेंटेन करी। इसके नीचे तो जाने का मौका नहीं आया, रास्ते भी बढ़िया रहे, रास्ते आपको दिख भी रहे हैं वीडियो में तो आप समझ सकते हो। बीच बीच में मैंने ब्रेक भी छोटे छोटे लिए थे 5-10 मिनट वाले, ताकि थोड़ी सी बैक स्ट्रेट वगैरह करने की इच्छा हो, इसके पहले कि पेन होने लग जाए तो लेग्स एंड बैक को स्ट्रेट करने का मौका मिल जाए। इस गाड़ी में जो कि ऑटोमेटिक है मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती नहीं है कंफर्ट को लेकर और अर्गोनॉमिक्स को लेकर के, तो ओवरऑल टायर्डनेस या बैक पेन या बॉडी पेन बहुत ज़्यादा रहता नहीं है। लेकिन जो ओनली पेन इज एंकल, जो आप एक्सेलरेटर को दबाते हो और बार बार उसको छोड़ते हो उससे एंकल का ही एक एक्सरसाइज होता रहता है। तो एंकल रोटेशन के लिए मैं कभी कभी ब्रेक्स ले लेता हूँ 1-2 घंटे में एक बार छोटा मोटा, या फिर 2-3 घंटे के बाद में एक ब्रेक ले लेता हूँ। जो डिस्टेंस है नागपुर से हैदराबाद का वो लगभग 450 से 500 किलोमीटर लगभग का है, तो एक्सपेक्टेड रहता है कि 9-10 घंटे तो लग जाएंगे, लेकिन मुझे 6.5 से 7 घंटा ही लगा था जाने में भी और आने में भी, क्योंकि रास्ते बहुत ज़्यादा गजब के थे और क्वालिटी ऑफ ड्राइव डायनेमिक्स इन दिस स्कॉर्पियो एन इज ऑल्सो एक्सीलेंट। तो हमें ना बहुत ज़्यादा ब्रेक्स लेने नहीं पड़ते, स्लो होना नहीं पड़ता है और गाड़ी भी बढ़िया चलती रहती है। स्पीड भी अच्छी खासी है, पावरफुल इंजन है, अग्रेसिव है, टॉर्क बहुत ज़्यादा है। तो जब स्पीड कम होती है ट्रैफिक की वजह से किसी और वजह से वापस स्पीड कोप अप करके वापस से स्पीड पकड़ लेने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। वैसे मैं अक्सर क्रूज कंट्रोल भी यूज़ करता हूँ पर थोड़ी सी बोरियत बन जाती है एक टाइम के बाद में, और कभी कभी सामने का जो ट्रैफिक है वो अनइवन चल रहा होता है, कोई स्लो कोई फास्ट, और उसमें एडैस तो है नहीं कि एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल यूज़ कर लूँ, तो इसलिए मुझे क्रूज कंट्रोल ज़्यादा देर तक रिलायबल लगता नहीं और मज़ा भी नहीं आ रहा होता है। मैं बोरियत की वजह से कभी नींद से सो ना जाऊँ ये मैं सोचता हूँ, तो क्रूज कंट्रोल में थोड़ी देर के लिए यूज़ करता हूँ एंकल रोटेशन करने के लिए, क्योंकि एंकल पेन होने लगता है। इसके अलावा क्रूज कंट्रोल में ज़्यादा यूज़ ही नहीं करता। अब थोड़ी देर के लिए आप रास्तों को देखो, एंजॉय करो बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ में। आगे मैं और भी एक्सपीरियंसेस अपने शेयर करूँगा इसी वीडियो में।
शाम होते होते फाइनली मुझे रिफ़िल करने का भी टाइम आ ही गया था, तो फुल टैंक करना पड़ा। लगभग 45 से 50 लीटर्स का रिफ़िल करना पड़ता है जब भी मैं रिफ़िल करता हूँ एंड में, यानी कि लगभग 60-70 किलोमीटर या एटलीस्ट 100 किलोमीटर का जब डीजल बचा होता है तब मैं रिफ़िल कर लेता हूँ। बट साथ साथ में मुझे याद आया कि अपना जो विंडशील्ड वॉशर है उसमें भी पानी डालना है। शैम्पू डालना मैं भूल गया था जब घर से निकला था और पानी भी खत्म हो गया था, तो ये चीज़ मुझे ज़्यादा ज़रूरी लगी क्योंकि डस्टी इन्वायरमेंट है और बर्ड्स वगैरह और इंसेक्ट्स वगैरह भी कांच पर लगते रहते हैं, तो कांच काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है और विजिबिलिटी रात के वक्त में बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो 2 बॉटल लेकर के मैंने पेट्रोल पंप से ही पानी ले लिया था उनके नल से और फिर उसमें गाड़ी में डाल दिया। इसकी वजह से थोड़ा सा विंडशील्ड यूज़फुलनेस थोड़ी बढ़ गई। अब ना जो फ्यूल है उसके अलावा एक और एक्सपेंस जो होता है आपको जो हमेशा कंसिडर करना चाहिए वो होता है टोल। इस रास्ते पर डिस्टेंस उतना ज़्यादा नहीं जितना ज़्यादा टोल है और रोड भी डिसेंट है, तो टोल थोड़ा जस्टिफाइड भी है। 890 समथिंग रुपीज़ तो अपना खर्च हो जाता है वन वे में ही, और टोटल जाने और आने का मिलाकर के 1790 यानी ऑलमोस्ट 1800 रुपीज़ का आपका टोल का एक्सपेंस हो ही जाता है इस रास्ते पर। फाइनली 6.5 से 7 घंटे लगभग ड्राइव करने के बाद मैं सिकंदराबाद में एंटर हो गया और वहाँ पर ट्रैफिक जैम मुझे काफ़ी ज़्यादा मिला क्योंकि चेकिंग वगैरह भी चल रही होती है और थोड़े कहीं कहीं पे लेन्स जो है वो थोड़ी कंजेस्टेड बना दी जाती है। अंडर कंस्ट्रक्शन बहुत सारे हाईवेज हो रहे हैं यहाँ पर, रिंग रोड भी अंडर कंस्ट्रक्शन है थोड़ा सा, और कुछ ऐसे रास्ते भी है जो एकदम सिटी के बीचों बीच से जाते हैं, तो वहाँ पर भी कुछ थोड़ा सा आपको टाइम लग जाता है ट्रैफिक कंजेस्शन की वजह से, खासकर अगर आप पीक आवर्स में जाएँ। फाइनली हम लोग होटल पहुँचे। अच्छे से रेस्ट करने के बाद अगली सुबह हमने शुरू किया हॉल ऑफ गेम्स से, जो कि कोम्पल्ली में है और यहाँ पर बहुत अच्छा मॉल है। मॉल के साथ में एक टॉप फ्लोर पे है गेमिंग जोन, जहाँ पे बहुत सारा मज़ा करने के लिए, किड्स के लिए बहुत कुछ है, बहुत सारे गेम्स हैं, अडल्ट्स के लिए भी है, किड्स के लिए भी है, छोटे बच्चों के लिए भी है, और बहुत ज़्यादा मज़ा वहाँ पर भी आया। फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद में फिर मुझे जाना था आगे काम पर भी, तो मैंने इन लोगों को यहाँ पर छोड़ दिया। लगभग 1500 रुपये का रिचार्ज करा दिया था उनके कार्ड में, और फिर वहाँ उन्होंने 2-3 घंटा आराम से बहुत इन्जॉय किया। तब तक मैं अपने काम पर फोकस कर सका, काम जो कि मेरा हमेशा की तरह पीपीएफ का था। यहाँ पर कुछ गाड़ियाँ हैदराबाद के हमारे पार्टनर डिटेलिंग स्टूडियो में हो रही थी पीपीएफ के साथ में, तो मैंने वो गाड़ियों का इंस्पेक्शन किया, काम चेक किया और कस्टमर के साथ इंटरेक्शन भी किया ताकि उनका एक्सपीरियंसेस भी चेक करते रह सकूँ। ऑफन मैं विजिट करता हूँ हैदराबाद और बैंगलोर के अपने पार्टनर स्टूडियोज़ को, ताकि उनका काम भी देख सकूँ एंड कस्टमर्स को थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड फील हो कि हम उनका काम चेक करते हैं पर्सनली भी अक्सर। इसके अलावा मेरी गाड़ी भी गंदी हो गई थी, तो मैंने यहाँ पर कार वॉश करवा ली अपनी, और क्योंकि इसमें पीपीएफ लगा हुआ है ऑलरेडी, तो ज़्यादा इजी है इसका क्लीनिंग करना, सिर्फ सिंपल वॉश से भी काम हो जाता है। फाइनली मैं वापस हॉल ऑफ गेम पहुंचा और जो थोड़े और गेम्स हम लोगों ने खेले उससे टिकट जो जमा किए थे उनको रिकलेक्ट किया, गिफ्ट प्राइस जो हमको मिला वो भी मैंने कलेक्ट किया, एंड देन वी वेंट टू द स्नो वर्ल्ड। स्नो वर्ल्ड इज़ एन एक्साइटिंग प्लेस। यहाँ पर आने के बाद में आपको लगभग -5 डिग्री सेल्सियस में ठंडा महसूस करने का मौका मिलेगा, क्योंकि मैं पिछले साल ही लेह लद्दाख जाकर के आया था, तो मैंने काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस वहाँ पर लिया हुआ था, तो आई वॉन्टेड टू फील दैट अगेन विद द फैमिली, एंड ये वाला मौका मैंने छोड़ना नहीं चाहता था। तो मैं स्नो वर्ल्ड पहुंचा और यहाँ पर आने के बाद में सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिला, जैसा सोचा था उससे थोड़ा सा बेहतर ही था, और ये एक्सपीरियंस जो है वो यादगार है। अगर आप कभी हैदराबाद आओ तो यहाँ आपको ज़रूर आना चाहिए अपनी फैमिली के साथ, ताकि आपको थोड़ा अच्छा एक्सपीरियंस मिले। 1 घंटे का ये वक्त होता है, 1 घंटे में काफ़ी अच्छी स्नो एक्सपीरियंस आप कर सकते हो। बाय द वे ये नेचुरल स्नो नहीं है, तो जो स्नो आप एक्सपीरियंस कर सकते हो टॉप में, मतलब नॉर्थन एक्सट्रीम नॉर्थन रीजन्स में, वो यहाँ पर नहीं है, थोड़ी सी अलग है, और जो भी है थोड़ा सा मज़ा तो दे ही देगा। इसके बाद हम शाम होते होते पहुंच गए चार मीनार, जहां एक डिसेंट से मार्केट में स्ट्रीट शॉपिंग देखी और काफ़ी सारी वैरायटीज़ यहाँ पर मिली फैशन रिलेटेड। और एक खूबसूरत दिन बिताने के बाद हैदराबाद में अगली सुबह हम वापस से निकलने लगे नागपुर की तरफ। फिर से दोपहर 12-1 बजे तक के हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं, और फिर से वही सफ़र, रात को 7-8 बजे तक के पहुँचना है, यही टारगेट है। तो फिर से वही रोड, वही रास्ते, वही मज़ा और वही गाड़ी। तो अब यहाँ पर आपको दोबारा में कुछ और इन्फॉर्मेशन जो पिछले बार नहीं दी थी जाते वक्त की, वो मैं अभी शेयर करूँगा। जैसे कि टोल प्लाजा में मैंने आपको बताया था कि 1790 रुपीज़ लगभग मेरा टोटल एक्सपेंस हो गया है। वो चीज़ मैं आपको बता दूं, वन वे में 890 समथिंग, और टोटल मिलाकर के दोनों तरफ का 1790। 70-80 रुपये के ना बहुत सारे टोल्स हैं, कहीं कहीं पर रास्ते थोड़े कमज़ोर भी हैं, तब भी टोल्स लगे हुए हैं, तो ऐसा लगता है टोल होना नहीं चाहिए, बट ठीक है यार, आप अच्छी बात है, फास्टैग है। लेकिन महाराष्ट्र के कंपैरिजन में यहाँ के जो टोल प्लाजा हैं, यहाँ पर इंस्टेंटली डिडक्ट होता है, और आप शायद कभी कभी गाड़ी पूरी रोको भी नहीं, उसके पहले डिडक्ट हो जाएगा और आप वहाँ से क्लीन आगे निकल सकते हो।
तो टोल की वजह से कम प्रॉब्लम्स या इनकन्वीनियंस तो नहीं हुए हैं मुझको। उसके अलावा गाड़ी चलाते वक्त जो रोड के मज़े मैंने लिए उसमें तो पूरा पैसा वसूल हो गया। अब इतना अच्छा रोड था तो 120-140 की स्पीड भी कभी कभी बहुत देर तक चलाता रहा और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। इस गाड़ी पर कॉर्नरिंग करते वक्त भी डर नहीं लगता है। 100-120 पे कॉर्नरिंग करना कॉमन हो गया है अभी, बहुत लोग जानते हैं और मैंने पहले भी कई वीडियोज़ में बताया हुआ है। और सबसे अच्छी चीज़ लगती है इसका टॉर्क। जब आपको सामने ट्रैफिक दिखा, आपने गाड़ी धीमी करी और उसके बाद में वापस से स्पीड पकड़नी है तो टॉर्क बहुत जल्दी आपको पावर पकड़ने में हेल्प करता है। और इंजन इतना बढ़िया रिलायबल है, 2.2 लीटर एमहॉक डीजल इंजन। ये एक ऐसा इंजन है, इस रास्ते पर क्या किसी भी रास्ते पर आप लॉन्ग टूर करो, ये ऐसा लगता ही नहीं आपको लॉन्ग डिस्टेंस चल गया, इसको ठंडा करना चाहिए, इसको रोकना चाहिए। ऑब्वियसली न्यू जनरेशन में गाड़ियाँ कोई कार्बोरेटर वाली तो है नहीं जो आपको ऐसी तकलीफें देंगी, बट दिस इंजन जस्ट फील सो मच गुड, सो कॉन्फिडेंट कि यार लगता है कि इसको लेकर के दिन भर चला लो, रात भर चला लो, कहीं भी निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही नहीं 2.2 वाली ये इंजन को महिंद्रा इतनी सारी गाड़ियों में यूज़ कर रहे हैं और क्योंकि इंडियन इंजन है तो इसका मेंटेनेंस भी बहुत सस्ता है। जब मैं सर्विसिंग करके बताऊंगा आपको तो खर्चा उसमें भी समझा दूंगा कि कितना लो मेंटेनेंस इंजन है ये, और आने वाले टाइम में भी मुझे ज़्यादा कुछ मेंटेनेंस लगने वाला नहीं है क्योंकि यह इंजन जो बनाया हुआ है इसकी कैपेबिलिटीज़ बढ़िया है। 2200 सीसी का साइज़ है तो चलो बढ़िया है, और पावर में भी कोई कमी नहीं करता, टॉर्क में भी कमी नहीं करता। और जब चढ़ाई वाले रास्ते भी आते हैं तो छोटी छोटी जो सो कॉल्ड एसयूवीज होती हैं जो डीजल इंजन के साथ में भी आती है वो भी थोड़ी लैग महसूस करती है, बट आपकी वाली गाड़ी नहीं महसूस होगी, एकदम अग्रेशन के साथ पावरफुल तरीके से निकलेगी। इसीलिए अक्सर ये गाड़ी मुझे किंग एसयूवी की भी याद दिलाती है। 40-45 लाख की एसयूवीज जो आया करती थी पहले, उनमें जितने अच्छे अच्छे फीचर्स एंड कंफर्ट हुआ करते थे वही लेवल का कंफर्ट, अच्छे ड्राइव डायनेमिक्स, अच्छी रिलायबिलिटी इस गाड़ी में मिल जाती है। 30 लाख में ये प्राइस बहुत अच्छा जस्टिफाई कर रही है मेरे लिए तो, एंड आई एम वेरी वेरी लविंग इट, आई एम वेरी सेटिस्फाइड ऑल्सो। अब फिर से शाम होते होते महाराष्ट्र बॉर्डर में अंदर आ गए हैं और यहाँ पर फिर से रोड थोड़े ख़राब हुए हैं। बोरी, पांढरकवड़ा, कारंजी, यवतमाल के पास वाला जो एरिया है यहाँ से हिंगन घाट होते हुए जो हमें जाना होता है, आदिलाबाद के लगभग 50 किलोमीटर बाद ही आपको ख़राब रास्ते मिलने लग जाते हैं। पॉट होल्स यहाँ पर बहुत सारे देखने मिलेंगे, कुछ रिपेयर हुए वाले भी दिखेंगे, बट ओवरऑल स्मूथ ड्राइव यहाँ पर थोड़ी कम हो जाती है। थोड़ा सा इरिटेटिंग होता है वो एट टाइम्स, बट इफ़ यू आर यूजिंग अ व्हीकल लाइक दिस यू मे इग्नोर इट फॉर अ while. So it's not that big of a problem for an SUV this size, and it's okay. But if you enjoy the driving, you'll love it. सो माई एक्सपीरियंस ओवरऑल वॉज वेरी गुड। मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया स्कॉर्पियो एन के साथ ऐसे लॉन्ग ड्राइव पर जाने में। एक्चुअली मेरी इच्छा तो थी कि मैं बैंगलोर तक जाऊँ और वहाँ से वापस ड्राइव करते हुए यहाँ तक आऊँ। वो 1200 किलोमीटर का पूरा टोटल ड्राइव हो जाता था वन वे, और वापस आते आते 2500 किलोमीटर लगभग हम चल जाते थे। बट इट्स ओके, मैं दोबारा इसके लिए अलग ट्रिप निकाल लूँगा। वापस से हम लोग शाम होते होते जाम पहुँच गए। जाम से चंद्रपुर के लिए राइट और नागपुर के लिए लेफ्ट लेना होता है, जो मैंने जाते वक्त भी आपको दिखाया था इसी वीडियो के बिगिनिंग में। अब जाम से लेफ्ट ले लिया, थोड़ा आगे जा करके मैंने ब्रेक ले लिया, एक फाइनल ब्रेक। अब तो यहाँ से 1 घंटे में शायद मैं अपने घर ही पहुँच जाऊँगा। सो ओवरऑल माई जर्नी वॉज एक्साइटिंग। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग अंटिल हियर। शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।